जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ धमाकेदार क्लास, यानी क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का मैराथन क्लास 2 है। इससे पहले मैं मैराथन क्लास 1 आपको अवेलेबल करवा चुका हूं, जिसमें 2D फिगर से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला एग्जाम्पल के साथ मैंने क्लियर करवा दिया। जो विद्यार्थी नहीं देखे जरूर देखें। इसके बाद हम लोग आज मैराथन क्लास 2 देख रहे हैं, जिसमें 3D फिगर से संबंधित जितना भी चित्र है सभी को हम लोग क्लियर करेंगे, चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, संपूर्ण क्षेत्रफल हो, आयतन हो, यानी कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, शंकु से संबंधित छिन्नक जो बाल्टी होता है, गोला, अर्धगोला, उसके अलावा प्रिज्म, पिरामिड, चतुष्फलक, सभी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं एक एक फॉर्मूला को, उसके साथ एग्जाम्पल के साथ। बहुत मजा आने वाला। देखिए और दोस्तों को जम के शेयर करिएगा, क्योंकि मैराथन में टोटल 314 क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 3D फिगर से, और आप जानते हैं एग्जाम में 3D फिगर से ही ज़्यादा पूछता है, इसलिए एक एक फॉर्मूला को समझते हैं। और इसका तो सॉल्यूशन मैं कर ही रहा हूँ। मैराथन का जो भी मेंसुरेशन है लगभग 100 तक पहुँचा ही दिया हूँ और फटाफट हो ही जाएगा। तो आगे 3D फिगर का सॉल्यूशन से पहले इस वीडियो को तो देखना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दबा के। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आइए शुरू करते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का ये मैराथन क्लास का दूसरा पार्ट है। इसमें जितना भी फॉर्मूलाज हैं सभी मैं आपको याद करवा दूंगा, इसकी तो गारंटी, बस आप अंत तक देख लीजिए। और पहले तो आपके दिमाग में जितना रॉन्ग नंबर है, जितना गलतफहमी है कि क्षेत्रमिति बहुत हार्ड है, पहले तो इसको निकालिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस फार्मूला का ही सारा का सारा खेल है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुटे हैं, एप्लीकेशन को हमारे यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखे सेम लोगो देखे इंस्टॉल कर लें। उस पे 499 का कोर्स है, उसे आप परचेज करिए। 1 साल तक जितना भी कंटेंट यूथ जो आप देख रहे हैं इसको तो 1.5 महीना में कंप्लीट कर देंगे, इसी महीना में, ठीक है ना। इसके अलावा 1 साल तक संपूर्ण कंटेंट आपको मिलते रहेगा। आप खुद भी परचेज करें, दोस्तों को शेयर करें एक सहयोग राशि के रूप में। नहीं तो आप यूट्यूब पे भी जम के तैयारी करें, रिजल्ट दें। हमसे जुड़े हैं तो जरूर रिजल्ट आपका होगा। क्लियर है? तो आज हम लोग देखते हैं एक से एक मजेदार फॉर्मूला और साथ ही साथ इसका टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट भी। तो आज ये सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 3D फिगर। 3D फिगर इसको बोलते हैं, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। अब ये त्रिविमीय क्या होता है? तो हम लोग जो अभी तक पढ़े, त्रिभुज पढ़े, चतुर्भुज पढ़े, वृत्त पढ़े, अर्धवृत्त पढ़े, वृत्तखंड देखे है ना, वो सब द्विविमीय था। मतलब इस प्रकार से यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो ये जो समतल में स्थान घेरे इसको कहते हैं द्विविमीय। लेकिन जो हवा में एक जेड एक्सिस जुड़ जाए इस प्रकार से करके, जो हवा में भी स्थान घेरे, त्रिविमीय फिगर हो गया। जैसे देखिए त्रिविमीय चित्र, वैसे चित्र जो समतल के साथ हवा में भी स्थान घेरे उसे त्रिविमीय चित्र कहते हैं। जितना भी घन, घनाभ है ना, गोला, बेलन, शंकु, सब के सब त्रिविमीय। सबको आज हम बढ़िया से रूबरू कराने वाले हैं, बढ़िया से पहचान आपसे करवाने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहला हम लोग का है घन। एकदम शॉर्ट में देखते जाएंगे, सभी फॉर्मूला में कुछ कुछ एग्जांपल शॉर्ट में ही प्रयोग करते जाएंगे, बाकी तो ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे तबे ना क्लियर होगा। तो पहला ये बचपन से आप लोग पढ़े हुए फिर से याद करवाते हैं और एक नए अंदाज में याद करवाते हैं। पहले तो घन, जिसको आप क्यूब भी बोलते हैं, घन का फिगर ये है। जल्दी बनाना है तो इस प्रकार से ऐसे खींच दीजिए, ये बेंजीन के तरह, और उसके बाद से इस प्रकार से करके बाई का दे दीजिए। ये घन हो गया। घन के मतलब क्या होता है, एकदम अपने भाषा में ठेठ में समझिए। जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो मतलब सब भुजा समान हो, वो घन कहलाता है। क्यूब, आप क्यूब देखे होंगे, लूडो छक्का खेलते हैं देखे होंगे ना, तो या इस प्रकार से घुमा के मिलाने वाला क्यूब देखे होंगे, वो क्यूबोर्ड होता है, लेकिन वो घनाकार ही होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम ही होता है, ठीक है ना। तो ये घन हो गया। देखिए एक भुजा ये मानिए तो सब देखिए, चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, सब समान है, यही घन है। बस माइंड में इतने सेट करिए कि यही घन है। अब आइए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वीबीआई, एक एक पॉइंट वीबीआई है, बस आप इतना ही ध्यान रखना। सतहों की संख्या घन में 6 गो होता है। कई गो सतह होता है? 6 गो सतह होता है। किसी भी घन में कितना सतह होता है? 6 गो। याद रहेगा ना। देखिए अभी हम दिखाते हैं, ये देखिए
ये जो है मिटाने वाला है, डस्टर है। लेकिन चलिए घन तो नहीं, लेकिन एक घनाभ का हम इसको दर्जा दे सकते हैं। एक सतह, इसके अपोजिट दो सतह, तीन सतह, चार सतह, पांच सतह, छह सतह। तो घन रहे या घनाभ, सतहों की संख्या 6। तो याद हो गया सतहों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या 8 होता है। शीर्ष मतलब जो कोना है। तो बोले सर एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष, 5 6 7 8, शीर्षों की संख्या 8। अब नहीं भूलिएगा कभी। तो याद हो गया दो चीज, घन रहे या घनाभ, सतह या फलक, सतहों या फलकों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12। बोले किनारा 12 कैसे सर? तो देखिए पहले तो इस सतह को देखिए, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा। उसके बाद देखिए 5, इधर वाला 6, इधर 7। उसके बाद देखिए 8 9, इधर वाला 10। उसके बाद इसको देखिए 11 12, क्योंकि इधर वाला तो आप गिन ही लिए थे। तो किसी प्रकार से गिनिए, किनारा 12 गो होगा। फिर से समझिए, सतहों की संख्या, घन घनाभ दोनों में ये कॉमन है। सतहों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12। बोले सर इसमें काहेला टाइम बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन मैं बना दिया। यदि किसी घन के भुजा को एस से, भुजा मतलब किनारा, एस से सतहों को एफ से और शीर्षों को ए से सूचित किया जाए तो एफ प्लस ए माइनस एस बराबर भाट। तो एफ प्लस ए माइनस एस बराबर भाट। तो बोले सर एफ है सतह, तो 6 गो। ए क्या है? ए से शीर्षों को सूचित किया जाता है, शीर्ष है 8 गो, और एस से भुजा यानी किनारों को, तो किनारा है 12 गो। 6 8 14 में से 12 गया, आंसर आ जाएगा 2। पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है कि घन हो या घनाभ, फलक या सतह 6 गो, शीर्ष 8 गो और किनारा 12 गो। फिर से घन हो या घनाभ, किनारा 12 गो, सतह 6 गो और शीर्ष 8 गो। कैसे बोलना है बोल दीजिए, याद हो गया। आगे, यदि भुजा ए हो, स्मॉल हो, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका तो हमेशा संपूर्ण क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि चारों तरफ से बंद ही रहता है, कटा हुआ रहता है नहीं कि पृष्ठीय अलग होगा और संपूर्ण अलग होगा। वो आगे बताएंगे शंकु बेलन में, पृष्ठीय अलग संपूर्ण अलग। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट क्षेत्रफल यानी संपूर्ण क्षेत्रफल। 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। बोले का है 6 गुने भुजा स्क्वायर? का है कि इसका जितना भी छेबों के छेबों सतह होता है वर्गाकार होता है। आप वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बचपन से रटते आ रहे हैं। तो 6 गो सतह होता है, 6 भुजा स्क्वायर। याद हो गया? घन का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, यानी ए का मान 6 हो तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो बोले सर 6 गुना 6 स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना 6 स्क्वायर, 36 गुना 6 216। याद रखिएगा। आयतन भुजा क्यू, यानी कि यदि घन का भुजा 8 हो, भुजा 8 हो तो आयतन हो जाएगा 8 क्यू यानी 512। जितना रहेगा उसका क्यू। ये तो उदाहरण के लिए समझाते चल रहा है, साथ में कि सीख जाइएगा, एकदम निश्चित सीख जाइएगा। फिर से घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, कुछ भी एग्जाम्पल रख के देख लो। आयतन भुजा क्यूब 8 के क्यूब 12 के क्यूब, जितना भुजा रहेगा उसका क्यूब। विकर्ण √3 गुने भुजा, यदि भुजा 4 है तो घन का विकर्ण, तो बोले सर 4√3, 4√3। यदि भुजा 5 है तो घन का विकर्ण 5√3। 3 चीज याद हो गया। क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, आयतन भुजा क्यूब, विकर्ण √3 गुने भुजा। आइए ये चीज क्लियर हो गया कि सतहों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12। घन खत्म हो गया। बाकी एग्जाम्पल और क्वेश्चन आया तो हम लोग क्लियर करेंगे। याद हो गया ना? आप लिखते चले ना, तो एक बार आप कॉपी में लिख दीजिएगा ना, तो पूरा का पूरा मतलब कि माइंड में नोट हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि अपने से लिखने का मतलब कि उसका फायदा ही कुछ और है। यहाँ घनाभ आते हैं, क्यूबॉइड। तो बोले सर एक चीज तो पहले याद कर लिए, घन घनाभ में दोनों कॉमन, सतह 6, शीर्ष 8, किनारा 12। अब तो नहीं भूलेंगे। घनाभ में फर्क, घन में यह है कि छेबों के छेबों बराबर ही होता है, सब भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 बराबर। यहाँ अलग अलग होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभाकार, जैसे कोई कमरा कोई रूम है वो घनाभाकार है, कोई माचिस की डिबिया है वो क्या है? घनाभाकार है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग। तो यहाँ पे बोलेगा कि एक घनाभाकार आकृति, घनाभाकार स्विमिंग पूल, घनाभाकार कमरा है, घनाभाकार बक्सा है ना? तो उसका बताइए कि संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो होता है 2 × LB + BH + LH। याद रखना है एकदम, 1-2 बार लिख लेना है। आप डरते हैं ना, आप एक्चुअल में होता है कि विद्यार्थी मेहनत नहीं करते हैं, वो याद ही नहीं करना चाहते हैं, लगता है कि खुद से याद हो जाए। कैसे हो जाएगा? और रॉन्ग नंबर भी फैला देते हैं, गलत फहमी फैला देते हैं, अफवाह फैला देते हैं कि बहुत हार्ड है, याद ही नहीं होगा।
गलत बात है, लिख लिख के याद कर लीजिए ना, पूरा आज के बाद कभी भूलवे नहीं करिएगा। फिर से क्षेत्रफल, घनाभ का लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। जानबूझ के बोलते हैं ताकि आपको याद हो। विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आयतन होता है एल बी एच, एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच। अब आप कुछ भी भुजा लेके अपने से उदाहरण चेक कर सकते हैं। मान लिया लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 5 ले लिए, तो क्या कहते हैं क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच निकालने में अलग से इंजीनियरिंग पड़ेगा, वो तो बाकी कैलकुलेशन ना है जी। तो क्षेत्रफल याद हो ही गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आयतन आप जानिए रहे एल बी एच विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाता है। घनाभाकार कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे, सबसे लंबे छड़, इसकी लंबाई पूछेगा तो इसकी लंबाई विकर्ण ही होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोल देगा कि एक कमरा है जिसका लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, तो बताइए उसमें रखे जाने वाले सबसे लंबे बांस, सबसे लंबे खंभे, सबसे लंबे छड़ की लंबाई। तो बोले सब विकर्ण निकाल देंगे, रूट अंडर 10 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, यानी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी जो विकर्ण होगा वही सबसे लंबे बांस, खंभे, छड़ जो भी है उसकी लंबाई। आज के बात नहीं भूलिएगा, कभी भी बोल दे किसी भी घनाभाकार कमरा में या आकृति में सबसे लंबा बांस, छड़ कुछ भी पूछ रहा है या खंभा, तो विकर्ण निकाल देना है। विकर्ण क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। हम सभी जानते हैं कि घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी घनाभ के 3 विभिन्न फलकों का क्षेत्रफल x, y और z हो तो घनाभ का आयतन होता है रूट अंडर एक्स वाई जेड। मतलब तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तब तो आयतन होता है डायरेक्ट लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई एल बी एच। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना देकर 3 विभिन्न सतहों का, चूंकि 6 सतह होता है लेकिन 2 आमने सामने वाला सतह का क्षेत्रफल बराबर है ना होता है, तो विभिन्न 3 गुना हो गया, तो 3 विभिन्न सतह का क्षेत्रफल यदि दिया हुआ है तो उसका आयतन उसका गुणनफल का रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं यदि किसी घनाभ के 3 विभिन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड हो तो घनाभ का आयतन हो जाता है रूट अंडर एक्स वाई जेड, रूट अंडर एक्स वाई जेड। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन है बना देगा कि यदि किसी घनाभ के 3 विभिन्न फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी हो तो उसका आयतन क्या होगा था रूट अंडर ए बी सी। यदि एक्स वाई जेड हो तो रूट अंडर एक्स वाई जेड, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ तो डायरेक्ट एल बी एच, याद हो जाएगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बोले ये क्यों, ये स्पेशल याद रखना जरूरी है, क्योंकि बोलेगा कि एक कमरे में चारों दीवारों की पुताई करना है और पुताई करने में प्रति मीटर का खर्चा, प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो बताइए टोटल कमरे को पुताई करने में कितना खर्च होगा, रंगाई करने में कितना। तो बोले सर क्षेत्रफल को 50 रुपये से गुना कर देंगे, लेकिन क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। याद हो गया ना, समय आप दे रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ याद हो जाए, फिर से याद कर लेते हैं। इसको घनाभ कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो। इसका क्षेत्रफल याद आते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आयतन एल बी एच। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि पूछे किसी घनाभाकार कमरे में या किसी कमरे में सबसे लंबे खंभे, बांस या छड़ की लंबाई तो विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद हो गया होगा। उसके बाद में यदि पूछे, यदि क्वेश्चन में दिया रहे कि किसी घनाभ के 3 विभिन्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड हो तो आयतन रूट अंडर एक्स वाई जेड, जबकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो एल बी एच, और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। याद रखिएगा, ये सब एकदम नोट्स करते जाइए, जितना देर हम बोलते हैं इतना देर में तो आप नोट्स भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर सकते हैं। क्लियर, निश्चित रूप से मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया घन और घना, बाकी एग्जाम्पल रख के तो आप भी चेक कर ही सकते हैं। आगे हम लोग और इंपॉर्टेंट देखते हैं जरा, बेलन और शंकु। नेक्स्ट चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड राउंड में। पहला राउंड में तो घन और घना आपको पूरा तरीका से माइंड में सेट कर लिए। आप सेकेंड राउंड में देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें बिना फॉर्मूला के काम चलने ही वाला नहीं है, और फॉर्मूला हम लोग याद भी करते हैं, आपको याद भी होगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं होने के कारण
भूल जाते हैं इसको। इसलिए इस बार इतना इस्तेमाल करना है कि चाह के भी नहीं भूलेंगे। बोले कैसे? इसको पूरा अभी तो मैं माइंड में आपको सेट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ जानबूझ के, आप समय दे रहे हैं तो आपको फायदा भी होगा। इसके अलावा यूथ वाला का 314 क्वेश्चन को उड़ाएंगे, प्लस सेट में बार बार आते रहेगा, क्लियर होना ही होना है। देखिए तीसरा में हम लोग बेलन देखते हैं, जिसको आप सिलेंडर बोलते हैं। बेलन इस प्रकार से बेलन बना हुआ होता है, जो दो वृत्ताकार, उसका आधार भी वृत्ताकार होता है, ऊपर भी वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। पाइप देखे होंगे, या ये देख लीजिए, ये बेलन ही है, जिसका ये वक्र पृष्ठ भाग हो गया और ये वृत्ताकार भाग हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार मतलब जहाँ पे खड़ा हो वृत्ताकार, ऊपर वाला भाग भी वृत्ताकार, इसलिए बेलन के आधार की परिधि 2πr। बोली ऐसा क्यों याद करा रहे हैं? ये तो वृत्त का परिधि है, तो जब उसका आधार वृत्ताकार हो गया तो जो वृत्त का परिधि होगा वही ना होगा बेलन के आधार की परिधि 2πr। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा कि किसी बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें, तो 2πr लेके चलेंगे, वहां से त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर आराम से आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे पॉइंट को बोलते चलूंगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना जरूरी है, सिर्फ लिखने पे ध्यान नहीं दीजिए। फिर से बेलन के आधार वृत्ताकार होते हैं, इसलिए इसके आधार का परिधि 2πr। अब ये बेलन का आयतन πr² होता है, बचपन से याद कर रहे हैं, πr²h। एक्चुअल में होता क्या है, जो देखिए किसी भी 3D फिगर का जो आयतन होता है, आयतन तो हमेशा 3D फिगर का आयतन हमेशा होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तब ले सर ये वृत्ताकार परिधि पर बना हुआ है, तो ये πr² और ऊंचाई h हो गया πr²h। देखिए ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ऊंचाई h, तो हो गया πr²h। याद हो गया ना। फिर से वृत्त का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और ऊंचाई ये क्या दिया हुआ h, यानी πr²h हो गया आयतन। यानी किसी भी 3D फिगर का आयतन होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। मैं साबित कर दूंगा, सब में ऐसा ही होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो उसी से बन गया πr²h। आपको याद रहेगा बेलन का आयतन πr²h, πr²h, जहां r त्रिज्या h ऊंचाई। बेलन के दो तरह के क्षेत्रफल, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ये वाला भाग होता है, वक्र पृष्ठीय जिसको बोलते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये बेलन है, तो ये वाला जो भाग का क्षेत्रफल है, ये दोनों छोड़ के, वृत्ताकार भाग को छोड़ के, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2πrh। बेलन की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आयतन होता है πr²h, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठीय। तो बोले सर संपूर्ण पृष्ठीय मतलब ये वाला भाग 2πrh होगा, प्लस ई भी वृत्ताकार, ई भी वृत्ताकार, तो ई भी πr², ई भी πr², इसीलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, इधर से 2πr², क्योंकि नीचे वाला भी πr², ऊपर वाला भी πr², तो 2πr²। यहाँ से कॉमन 2πr ले लिए तो बच गया h प्लस r, 2πr इंटू h प्लस r, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार तीनों को फिर से देखते हैं। याद काहे नहीं होगा जी, जब तक याद नहीं होगा इसको छोड़ेंगे ही नहीं। पता है ना क्या कहे थे दशरथ माझी पहाड़ को तोड़े में, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, एकदम गलत बात। देखिए फिर से आइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, पहली बात तो बेलन किस आधार पर बना होता है, वृत्ताकार आधार पर, इसलिए बेलन के आधार का परिधि 2πr, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन πr²h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, असंपूर्ण क्षेत्रफल 2πrh, और नीचे में एगो वृत्त, ऊपर में एगो वृत्त, तब πr² वृत्त का क्षेत्रफल तो 2πr², तो 2πrh प्लस 2πr², 2πr कॉमन तो h प्लस r, यानी बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r। फिर से बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r। एकदम याद हो गया होगा, निश्चित रूप से याद हो गया होगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। अब आप खुद से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊंचाई कुछ ले लीजिए और एक त्रिज्या ले लीजिए, सब कुछ निकाल के रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी तो एग्जाम्पल आ गए। अब एक होता है खोखले बेलन, खोखले बेलन जैसे कि इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि पाइप देखते हैं, खोखला बेलन होता है ना पाइप, तो बोलेगा उसका आयतन भी पूछ सकता है या उसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो उसमें दो गो त्रिज्या होता है, कैपिटल आर एगो स्मॉल आर, और ऊंचाई तो एक ही गो होता है h।
तो बोले सर दिक्कत क्या है, यहाँ पे खोखले बेलन रहेगा तो इसका आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बोले सर क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, क्या फिर संपूर्ण क्षेत्रफल भी उसी प्रकार से हो जाएगा। तो मेनली रूप से ज़्यादा से ज़्यादा खोखले बेलन यानी पाइप का आयतन ही पूछता है, या कुआं रह गया तो कुआं से मिट्टी निकालेंगे, उसके चारों ओर चौताला बनाएंगे, चारों ओर जो बनता है ना कुआं के चारों ओर दीवार, बोलेगा दोनों के मिट्टी का आयतन तो निश्चित रूप से सेम रहेगा, तो बोलेगा जो वो चौकोर बना रहे हैं, जो चारों ओर दीवार बन रहा है उसकी चौड़ाई क्या है या कुएं की गहराई क्या है, तो वहां भी आयतन का ही प्रयोग होगा, जहां यही वाला फॉर्मूला होगा कितना पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये तो क्वेश्चन से क्लियर होगा। मेन तो ये तीनों याद रखना है कि आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय रहेगा तो 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। भूल जाइएगा, बताइए कैसे भूल जाइएगा, प्लस इतना बार हम बताएं फिर आप लिखिएगा इसको 2-3 बार आप पढ़िएगा, कैसे भूल जाइएगा जी, कभी नहीं भूलिएगा। वो इतना बार याद कराएंगे गधों को याद होगा, आप तो इंटेलिजेंट हैं। आइए यहाँ देखते हैं शंकु। तो बेलन का एक तीसरा भाग शंकु होता है। जब किसी बेलन को देखिए इस प्रकार से जब हम इसको ऊपर खींचे तो ये एक प्रकार का बेलन ही है, इस प्रकार से इसी से इसके केंद्र से ये नीचे की ओर जब हम तीसरा भाग 1 2 आई तीसरा भाग बनता है, यही होता है शंकु। तो बेलन से इस शंकु का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ भी शंकु का भी आधार का परिधि 2 पाई आर होगा, क्योंकि शंकु भी बना होता है वृत्ताकार आधार पर, लेकिन इसमें एक गो विहित होता है कोण में। इसका वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। जैसे ये देखिए ये हो गया आर, ये हो गया एच, आई तिरछी ऊंचाई एल होता है। शंकु में पाइथागोरस का जबरदस्त इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, आप याद रखिएगा। कौन कौन, वही 6 गो, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29 कन्फर्म है, याद होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ये जो शंकु में ऊंचाई होता है, तिरछी ऊंचाई के साथ ये वाला त्रिज्या मिलके समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देता है। तो बोले सर समकोण त्रिभुज में तिरछी ऊंचाई एल कर्ण का काम करेगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर नहीं होता है, एल तो ये स्वयं है, एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपकी मर्जी। जैसे यहाँ पे 3 है और 4 है तो कन्फर्म में ही 5 होगा, ये 5 ये 12 तो कन्फर्म में 13 होगा। मतलब कर्ण जो होता है वही तिरछी ऊंचाई होता है शंकु, इतना समझे। अब आधार की परिधि 2 पाई आर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल माने तिरछी ऊंचाई, याद रखिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का आयतन, तो बोले सर आप ही तो बताए कि बेलन का पाई आर स्क्वायर होता है और शंकु बेलन का 1/3 भाग होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे संपूर्ण लिख देते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो बोले सर संपूर्ण कैसे, तो पाई आर एल आइए वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर, अब यहां से पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर, पूरा क्लियर, याद हो गया ना। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर से आपको याद करा देंगे। जल ही जीवन है, आपको पता होना चाहिए, क्लियर। आइए फिर से देख लेते हैं। शंकु यानी कि कोण, ये ऊंचाई हो गया भैया, ये आधार यदि मान ले त्रिज्या को तो ये तिरछी ऊंचाई, कर्ण का काम कर दिया, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आधार की परिधि, आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, याद हो गया सदा के लिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहां एल तिरछी ऊंचाई। आयतन, तो बोले सर बेलन पाई आर स्क्वायर एच, आयतन इसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका, शंकु का। संपूर्ण क्षेत्रफल, तो बोले सर पाई आर एल वक्र पृष्ठीय, नीचे को वृत्त पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर कॉमन ले लेंगे एल प्लस आर। आप जो बना रहे हैं ना, आप एकदम बारीकी से शुरू से अंत तक देख लिए,
और उसके बाद में खुद से लिख के 2-3 बार बना, मतलब कि खुद से लिखे 2-3 बार और 3-4 बार पढ़ लिए, लाइफ में कभी नहीं याद होगा। आप जिद कर लीजिएगा, मतलब कभी नहीं भूल पाइएगा, याद तो हो ही जाएगा। आप जिद कर लीजिएगा कि इसे याद कर ही लेना है, तो बताइए आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं। यहाँ आइए, छिन्नक बाल्टी, बाल्टी, बाल्टी का क्षेत्रफल आइए जरा ध्यान से समझिए। इस प्रकार से बाल्टी होता है, यानी शंकु को ही काट दिया जाए तो बाल्टी होता है। बाल्टी में 2 वृत्ताकार आधार हो जाते हैं, नीचे वाला वृत्ताकार आधार बड़ा होता है, ऊपर वाला वृत्ताकार आधार छोटा होता है। अब यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर कर देते हैं। उसके बाद फिर वही कहानी, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होगा, लेकिन आर के जगह पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी हो जाएगा, दोनों त्रिज्या जुड़ जाएगा, बड़ा वाला त्रिज्या छोटा वाला। फॉर्मूला वही है, देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, यहाँ भी नहीं लग रहा पाई आर एल, लेकिन यहाँ आर प्लस आर, दोनों त्रिज्या जुड़ जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल भी पाई आर प्लस आर इंटू एल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दोनों ब्रिज का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, जैसे नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर कैपिटल में, ऊपर वाला का पाई आर स्क्वायर स्मॉल में, तो पाई कॉमन ले लीजिए तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसका भी संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए याद रखने का तरीका है, ज्यादा दिन तक याद रखना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए और लिखिए, लिख के याद करिए तो नहीं भूल पाइएगा, नहीं तो फिर भूल ही जाइएगा। यहाँ आइए, आयतन, तो बोले सर आयतन तो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ क्या होगा? तो यहाँ भी वही होगा, 1/3 पाई एच तो रहबे करेगा, लेकिन आर स्क्वायर सिर्फ नहीं होगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यानी दोनों त्रिज्या का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है छिन्नक में। फिर से वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, संपूर्ण क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद आई आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। फिर से 1/3 पाई बड़ा वाला त्रिज्या के स्क्वायर प्लस छोटा वाला त्रिज्या के स्क्वायर प्लस बड़ा वाला त्रिज्या इंटू छोटा वाला त्रिज्या इंटू एच। काम उतने हैं, बस इसको लिख के याद करिए तो याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने देख लिया बेलन, शंकु, छिन्नक यानी बाल्टी। क्लियर हो गया? सारे फार्मूलाज को लिखते चलें, एक बार लिख लें, 3-4 बार पढ़ लें, फिर खुद से लिखने का प्रयास करें एक अलग मतलब कि पेज में, ताकि पूरा का पूरा याद हो जाए। कसम से एक बार मेहनत कर लिए ना, 3-4-5 बार पढ़ लिए और लिख दिए, एक ही बार मेहनत करना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, नहीं भूल पाइएगा। सही बोल रहे हैं आप, मेरे बात पर भरोसा करिए और ऐसा करके देखिए, बहुत इस्तेमाल होगा इसका। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे का नेक्स्ट। चलिए आइए देखते हैं जरा तीसरा राउंड में, है ना। पहला राउंड में घन घनाभ, दूसरा राउंड में बेलन, शंकु और छिन्नक, बाल्टी देख लिए। ये तीसरा राउंड है जिसमें हम लोग गोला यानी स्फीयर और अर्धगोला यानी सेमी स्फीयर देखते हैं। आप लोग पहले जानते होंगे, फिर से एक रिवीजन हो रहा है और आपको माइंड में पूरा सेट किया जा रहा है ताकि गलती से भी ना भूलें। लेकिन इसके अलावे बहुत सारे चीज आगे बताने वाले हैं, जिसमें प्रिज्म, पिरामिड, समचतुष्फलक, समांतर षटफलक, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए। तो गोला कहते किसको है? तो एक तो वृत्त होता है, तो वृत्त एक समतल पर स्थान घेरता है, लेकिन जब उसी को हवा पर उठा के स्थान घेर, जैसे गेंद हम लोग बॉल खेलते हैं, तो वो एक गोला ही होता है। ठीक है ना, गोला। तो गोला इसलिए मैंने इस प्रकार से बनाया ताकि आपको पता चले कि ये उभरा हुआ है, ये एक गेंद है, एक बॉल है, इसी को गोला कहते हैं। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो वही वक्र पृष्ठीय संपूर्ण दोनों सेम ही होता है, क्योंकि गोला का अलग से कोई पृष्ठ नहीं होता है। जैसे गेंद देख लीजिए, तो गेंद उठाइए तो चारों तरफ तो वही वक्राकार सतह रहेगा, कहीं पर अलग से कोई सतह तो रहेगा नहीं। तो इसलिए गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल बोले चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही 4 पाई आर स्क्वायर और कुछ नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पहले से याद होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन गोला आ गया तो 4 पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। याद हो गया गोला का क्षेत्रफल। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। याद हो गया ना गोला का क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल पहले से याद है, बचपन से याद है, पाई आर स्क्वायर। गोला का 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 गो पाई आर स्क्वायर, 4 गो वृत्त बन के गोला बन गया, ऐसे भी याद रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। आगे आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि आप पढ़े थे शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि गोला का 4/3 पाई आर क्यूब। आगे
खोखला गोला रहेगा तो 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यू माइनस छोटा वाला आर क्यू। खोखला का तो हम जानवे करते हैं, बड़ा वाला त्रिज्या में छोटा वाला घटाना है, तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू मतलब बड़ा वाला आर क्यू छोटा वाला आर क्यू। बाकी तो एग्जाम्पल से पता चल ही जाएगा। तो गोला क्लियर हो गया। फिर से गोला क्या होता है, एक भ्रंत इस प्रकार से होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी 4πr²। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। 3 बार बोलता हूं ताकि आपके माइंड में गूंजते रहे, ठीक है ना। जैसे ही गोला क्वेश्चन में आए एकदम तुरंत माइंड में क्लिक कर जाए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल 4πr², आयतन 4/3 पाई आर क्यू। खोखला गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। अब आइए अर्ध गोला सेमी स्फीयर, एकदम सेम। जब गोला याद हो गया तो अर्ध गोला भी। देखिए गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। बस आधा कर देना है, 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका आधा 2/3 पाई आर क्यू। 4 का आधा 2 है ना होता है, बाकी सब वही रह जाएगा। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, अर्ध गोला का 2/3 पाई आर क्यू। ये तो आयतन याद हो। इसमें 2 क्षेत्रफल होता है अर्ध गोला में, क्योंकि देखिए आकृति से ही पता चलेगा। एक तो ये जो गोला वाला भाग था, ये उसका आधा कटा हुआ भाग ही वाला हुआ यहां से है, लेकिन ये एक अलग से ऊपर से एक और वृत्ताकार सतह बन जाता है। तो 3 वृत्ताकार यहां सतह हो गया। बोले सर कैसे? तब पूरा गोला होता है 4πr², तो आधा गोला 2πr² ना होगा। पूरा गोला का क्षेत्रफल 4πr², तो आधा गोला 2πr²। तो यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ ये वाला भाग पूछे तो 2πr², लेकिन अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे तो 3πr²। बोले क्यों? क्योंकि ई वाला 2πr², आई हो तो एगो वृत्त ना बन गया जिसका त्रिज्या r है, तो πr² जुट गया 3πr²। याद रखिएगा। और गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। फिर से आइए, गोला है, गोला का त्रिज्या यदि r है तो क्षेत्रफल 4πr²। इसको पृष्ठीय बोलिए, संपूर्ण पृष्ठीय, कुछ भी बोल लीजिए। आयतन 4/3 पाई आर क्यू। खोखला गोला है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। अर्धगोला सेमी स्फीयर, इसको अर्धगोला या गोलार्ध भी बोलते हैं। गोलार्ध, गोलार्ध इस शब्द को याद रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन में इस शब्द का प्रयोग करेगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बोले सर गोला 4πr², 2πr²। वक्र पृष्ठीय बोले तो, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय बोले तो 3πr², क्योंकि 2πr², आई बोला πr², 3πr²। आयतन 2/3 पाई आर क्यू। याद हो गया। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठीय 3πr², आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अब लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, और एक एक दो बार लिख दीजिए तब तो कभी भूलवे नहीं करिएगा। हम लोग मैथ को स्ट्रॉन्ग किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। सीखना कोई बड़ी बात नहीं। मोटरसाइकिल चलावे में सीखे में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट में जो साइकिल चलाता है 5 मिनट में सीख जाएगा। लेकिन हाईवे पर चलाने के लिए प्रैक्टिस करना होता है। जानते हैं फिर भी उस पर प्रैक्टिस करते हैं। दौड़ना कौन नहीं जानता है, लेकिन तेज दौड़ने के लिए डेली दौड़ना पड़ता है। इसीलिए बार बार इसको लिख के पढ़ के लिख के पढ़ के एकदम माइंड में सेट कर लेना। लेकिन इस बार तो ऐसे भी सेट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको याद करवा रहा हूं, और मेरा याद करवाया हुआ जल्दी भूला नहीं जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी यूथ में जबरदस्त होने वाला है। क्लियर? तो अब हम लोग देख लिए इसके आगे मेन बचा हुआ है क्या? प्रिज्म, पिरामिड, समचतुष्फलक और समषटफलक। बड़ा ही मजा आने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए, हम लोग 8वां में आ जाते हैं। अभी तक 7 फिगर बता चुके। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, उसके बाद में गोला, अर्धगोला। अब जरा कहानी पढ़ते हैं समचतुष्फलक का। समांतर षटफलक इसलिए ना लिखे क्योंकि समांतर षटफलक एकदम घनाभ ही होता है, सारा काम घनाभ का ही उसमें होता है। सिर्फ उसका भुजा दिया बोल दिया समांतर षटफलक तो वो घनाभ का ही काम हो जाएगा। आइए समचतुष्फलक टेट्राहेड्रन में देखते हैं। बड़ा मजेदार है इसका। मैं फिगर आपको पूरा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे 3D फिगर नहीं बन सकता। ये नीचे की ओर और ऊपर की ओर उभरा हुआ रहता है। इसमें एक सतह आधार होता है और 3 गो पार्श्व सतह होता है। तीनों के सभी जो होता है वो समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। समचतुष्फलक में एक सतह आधार तथा 3 सतह पार्श्व होता है। प्रत्येक पार्श्व सतह एक समबाहु त्रिभुज होता है। कौन त्रिभुज होता है? जो भी सतह होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। अब आइए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था। बोले सर हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर 3 गो पार्श्व सतह होता है तो 3 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर। तो याद रखना है कि सम
चतुष्फलक के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। कम इस्तेमाल होता है लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड बदल गया है ना। एसएससी तो जरूर पूछता है और रेलवे में भी पूछने की संभावना है, इसलिए हम लोग पूरा तैयार होकर जाएंगे। 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर सम चतुष्फलक का पार्श्व क्षेत्रफल 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ √3 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण में 4 सतह हो जाएगा। आज 4 गुने √3/4 करेगा तो 4 से 4 कटिए जाएगा, तो √3 गुना भुजा स्क्वायर। दो चीज याद हो गया। किसका? सम चतुष्फलक टेट्राहेड्रन का। टेट्राहेड्रन में टोटल 4 सतह होता है, एक सतह आधार होता है, 3 सतह ऊपर की ओर होता है। तो 3 जो भी सतह होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना एकदम रट गए, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो उसका पार्श्व सतह पूछेगा तो 3 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। आज चारों सतह पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब चारों सतह, तो 4 गुने √3/4 करिए तो 4 से 4 कट जाएगा ना, तो √3 गुना भुजा स्क्वायर। तो दो को याद हो गया। सम चतुष्फलक के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल √3 गुना भुजा स्क्वायर, √3 गुना भुजा स्क्वायर। फिर से सम चतुष्फलक के पार्श्व क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ का 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, संपूर्ण क्षेत्रफल √3 गुना भुजा स्क्वायर। याद हो गया। ऊंचाई याद रखिएगा, कभी कभी ऊंचाई दे देता है, भुजा पूछता है, भुजा दे देता है ऊंचाई। √2/√3 गुना भुजा, इसका ऊंचाई पूछेगा √2/√3 गुना भुजा, या डायरेक्ट √2/3 बाहर में गुना भुजा। तो याद रखना है किसका? सम चतुष्फलक का ऊंचाई √2/√3 गुना भुजा। जबकि आप पढ़े होंगे किसका? समबाहु त्रिभुज के, है ना, √3/2 गुना भुजा होता है, लेकिन यहाँ √2/√3 या रूट के अंदर दोनों 2/3 गुना भुजा। इसका सबसे भी ये है जो आयतन पूछता है कभी कभी। पार्श्व सतह ये तो हो ही गया, एक समबाहु त्रिभुज होता है। आयतन होता है √2/12 गुना भुजा क्यू। किसका? सम चतुष्फलक के। आयतन कितना होता है? मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ √2/12 गुने भुजा क्यू, √2/12 गुने भुजा क्यू। एक्चुअल में फिर से आइए, सम चतुष्फलक मेनली रूप से समबाहुय त्रिभुज के बनले होता है। 4 को समबाहु त्रिभुज के चारों तरफ से जोड़ देते हैं, सम चतुष्फलक बन गया। तो मेनली रूप से समबाहुय त्रिभुज का इस्तेमाल हो रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर से हम लोग अवगत हैं। अब इसमें क्या होता है कि एगो समबाहु त्रिभुज आधार होता है, 3 गो पार्श्व होता है ऊपर। तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल तो 3 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल तो 4 गुने 3√3/4 करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो √3 गुना भुजा स्क्वायर। ऊंचाई √2/√3 गुना भुजा। आयतन √2/12 गुने भुजा क्यू, √2/12 गुने भुजा क्यू। सम चतुष्फलक का आयतन √2/12 गुने भुजा क्यू। नहीं भूलिएगा, निश्चित रूप से आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसे कलेक्ट करके आपको बता रहा हूं कि कहीं पर से दिक्कत ना होना चाहिए। संपूर्ण तैयारी के साथ ही एग्जाम में बैठना है, क्योंकि निश्चित है इस बार भी नया नया इस्तेमाल करने वाला है एग्जाम में, तो जरूर नोट्स करके याद कर लें। बाकी इसका इस्तेमाल करूंगा मैं। एग्जाम्पल यदि आ गया क्वेश्चन तब तो ठीक है, प्रीवियस में नहीं तो एग्जाम्पल लिख के करूंगा, सेट में भी आएगा। जब प्रीवियस सेट साथ ही साथ रेलवे का भी मरा रहे हैं, और खास करके एसएससी से जो हार्ड क्वेश्चन आएगा उसको छाट के भी मैं सेट में दूंगा, लेकिन निश्चित रूप से प्रैक्टिस होगा। तो क्लियर हो गया सम चतुष्फलक टेट्राहेड्रन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं प्रिज्म और पिरामिड, दोनों देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग लास्ट राउंड देखते हैं, प्रिज्म और पिरामिड। दोनों एक साथ इसलिए बताए क्योंकि दोनों में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, और क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जानते तो हैं इसे, लगता है कि जानते हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन बढ़िया से जान पहचान होता नहीं है। तो आइए बढ़िया जान पहचान करवाते हैं। पहली बात तो प्रिज्म वो होता है जिसका नीचे वाला और ऊपर वाला सेम होता है, मतलब नीचे त्रिभुजाकार आधार है तो ऊपर भी त्रिभुजाकार, नीचे वर्गाकार है ऊपर भी वर्गाकार, नीचे जैसा भी आधार है ऊपर भी। बाकी ये जो बना हुआ है ये तो सिंपल बोर्ड पे बना हुआ है, ये आकृति ऊपर उठा हुआ है, इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ आकृति है, ठीक है ना, ये हवा में उठा हुआ। देखिए नीचे भी त्रिभुजाकार ऊपर भी त्रिभुजाकार, नीचे वर्गाकार तो ऊपर भी वर्गाकार होगा, नीचे आयताकार तो ऊपर भी आयताकार होगा, यानी कि दो नीचे आधार तो ऊपर वाला भाग दोनों सेम ही होता है, ये प्रिज्म में होता है। जबकि पिरामिड में आधार नीचे होता है, बाकी ऊपर में कोई क्षेत्रफल अलग से नहीं होता है। पिरामिड के मतलब ये होता है कि ऊपर नुकीला के जैसा, मतलब एक मंदिर नुमा इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। जबकि प्रिज्म में नीचे और ऊपर दोनों आधार सेम होता है, आधार और ऊपर वाला भाग।
नीचे त्रिभुज है, ऊपर भी त्रिभुज रहेगा। इसमें नीचे त्रिभुज पर बने, वर्ग पर बने, चतुर्भुज पर बने, पंचभुज पर बने, ऊपर में वो नुकीला ही रहेगा। ये होता है बेसिक अंतर प्रिज्म और पिरामिड में। अब प्रिज्म में मेनली रूप से हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन याद करना है। बस आइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या? तो बोले सर जनरली रूप से यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई होता है, खास करके 3D फिगर का। तो इसका याद रखना, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, सीधा कुछ नहीं, 1/2 1/3 कुछ नहीं। प्रिज्म है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ ही वाला भाग पूछ रहा है, ये दोनों अभी छोड़े हुए हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के परिमाप गुना ऊंचाई, फिर से प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के परिमाप गुना ऊंचाई। संपूर्ण क्षेत्रफल देखिए, तो संपूर्ण में ही पृष्ठीय तो जुड़बे करेगा, लेकिन ई वाला नीचे वाला भाग जो त्रिभुजाकार है, ऊपर वाला जो भाग है वो वाला जुटेगा। तो नीचे और ऊपर मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि प्रिज्म में सेम होता है। तो हम ऐसे क्यों लिखें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल। उससे अच्छा जितना वो होता है उतना ही होता था, काहे नहीं 2 गुने आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दें, संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर चाहिए प्रिज्म का आधार और ऊपर वाला भाग सेम ही होता है। अब प्रिज्म में 3 चीज पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधे आधार के परिमाप गुने ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठीय तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, आई पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ में करेगा। 2 गुने आधार का क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग भी जुड़ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहबे करेगा। 2 चीज याद हो गया। किस में? प्रिज्म में। प्रिज्म में पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के परिमाप गुना ऊंचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के परिमाप गुना ऊंचाई, बार बार बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए। और संपूर्ण पृष्ठीय 2 गुने आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है ही है, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय। इसका आयतन और इंपॉर्टेंट, VBI आयतन सीधा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल जो है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई है और आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई है। अब आधार त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार चतुर्भुज है चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यदि वर्ग पे प्रिज्म बना हुआ तो वर्ग का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, लेकिन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है प्रिज्म का आयतन। एक बार फिर से पढ़ाते हैं। देखिए प्रिज्म का नीचे वाला सतह ऊपर वाला सतह बराबर होता है, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। बोले सर याद करवाइए, छोड़िएगा एकदम निश्चित। संपूर्ण क्षेत्रफल तो बस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन, आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। आइए पिरामिड, तो पिरामिड में नीचे वाला सिर्फ आधार होता है, इसलिए पिरामिड का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई। 1/2 गुना आधार का परिमाप। बोले काहे सर? क्योंकि जो पिरामिड बनता है ना, चतुर्भुज पर बना हुआ है तो 4 गो त्रिभुज, नीचे तो आधार सिर्फ चतुर्भुज रहेगा या वर्ग रहेगा, 4 गो त्रिभुज। यदि त्रिभुज पर बनेगा तो 3 गो त्रिभुज। तो यहाँ देख लीजिए, हम बोले इसका क्षेत्रफल निकालिए ये वाला भाग का, तो बोले सर ये एक त्रिभुज है, यदि इसका ऊंचाई मालूम हो जाए तो आधार गुना ऊंचाई, तो इधर से भी इसका ऊंचाई मालूम हो जाए तो आधार गुना ऊंचाई। तो ये तिरछी ऊंचाई होता है पिरामिड के लिए। इधर से मालूम हो जाए तो यह आधार गुना ऊंचाई, उधर से भी आधार गुना ऊंचाई। तो बोले सर ई आधार ई आधार ई आधार ई आधार जुड़ेगा, तो ये पूरा आधार के परिमापे ना हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये जो त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज का जनरल फॉर्मूला आपको क्या बताए थे जी? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई चारों तरफ से करेंगे, तब बोले सर 1/2 अब आधार चारों को जुड़ जाएगा तो परिमापे न हो गया। तो सीधा याद रखेंगे पिरामिड का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई। ये वाला ऊंचाई कोई तिरछी ऊंचाई कर रहा है, 1/2 गुना। यहाँ देखिए प्रिज्म में है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई डायरेक्ट, क्योंकि इसमें तिरछी ऊंचाई होता ही नहीं है। पिरामिड में 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई। प्रिज्म में पिरामिड एक बार साथ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिज्म में पिरामिड का फार्मूला, पिरामिड में प्रिज्म का फार्मूला। तो प्रिज्म में 1/2 1/3 कुछ हो नहीं, सीधा सीधी है। क्षेत्रफल है तो सीधा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आयतन है तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। लेकिन इसका क्षेत्रफल है 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई पिरामिड में। आप पिरामिड का आयतन है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, जबकि प्रिज्म का डायरेक्ट आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे तिरछी ऊंचाई नहीं है, यहाँ पे ई वाला ऊंचाई होता है, यहाँ केंद्र से ऊंचाई। क्लियर? तो फिर से आइए पिरामिड में, पिरामिड के पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई,
संपूर्ण क्षेत्रफल, तो बोले सर आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यह वाला ये पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ वाला हो गया 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई। अभी आधार है ना बचा, तो संपूर्ण निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधा बात। अवायतन 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब एक बार दोनों मिला के याद करते हैं। प्रिज्म का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, वो 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई। इसका संपूर्ण, यहाँ 2 गो आधार भी होता ऊपर भी, तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहाँ डायरेक्ट आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ सीधा आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म में आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और पिरामिड में आयतन 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्लियर है? आप देख लिए, 2-2 3-3 बार लिख दीजिएगा, याद हो जाएगा सदा के लिए, कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर? अच्छा लगा तो मैं फिर से बोलूंगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करिए, सभी फॉर्मूला को एक जगह इकट्ठा करिए, रट जाइए, क्योंकि युद्ध का 314 क्वेश्चन होते होते निश्चित रूप से ये सारे फॉर्मूला आपके माइंड में सेट ही हो जाएंगे, और एक एक क्वेश्चन को धुआं उड़ा रहे हैं, लगभग 100 तक पहुंचा दिए हैं। इसलिए जो विद्यार्थी अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, वहां से 499 का कोर्स परचेज करें और लगातार तैयारी करें, निश्चित सफलता पाएं। और नहीं तो यूट्यूब पे भी लगातार मेहनत करते रहें, जो सेट दे रहे हैं वो मारते रहें, और 2700-3200 का संपूर्ण सोल्यूशन दे चुके हैं, उसे ही 2 बार 3 बार क्लियर कर लें, एक भी मैथ आपसे छूटने वाला नहीं है। जम के शेयर करिए, एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। लाइक और कमेंट करें, यदि डिसलाइक करें तो कारण बता दें, मैं उसे सुधार पाऊं, क्योंकि आपका सहयोग सर्वोपरि है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शेयर पर शेयर मारते जाएं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।